नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट अंदाज में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका में जहां एक रिफाइनरी ने अचानक से आग पकड़ ली और उसके बाद 100 मीटर ऊंची लपटें जो है उठने लगी। टेक्सास के बेटाउन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेटाउन के एक रिफाइनरी में अचानक आग लग गई। बेटाउन में एक जिनकी रिफाइनरी में पहले बड़ा धमाका होता है, फिर अचानक ऊंची ऊंची लपटें नजर आने लगती हैं। दरअसल रिफाइनरी के अंदर प्लास्टिक और पेट्रोलियम उत्पाद रखे थे, जिसके चलते आग बहुत तेजी से बढ़ी और रिफाइनरी के पूरे साइलो को अपनी चपेट में ले लिया। इस अग्निकांड के चलते बेटाउन को 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में डाला गया। हालांकि दमकल ने बाद में आग बुझा ली, लेकिन रिफाइनरी से नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल दोबारा खड़े हो गए। रूस के साइबेरिया के जंगलों में आग अभी तक शांत नहीं हुई है कि अलास्का के जंगलों की आग एक बार फिर से भीषण हो चली है और तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आग को बुझाने में फायर फाइटर्स को खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। इन पहाड़ों को देखकर आपको लगेगा कि मानो पूरी पर्वत श्रृंखला धधक रही है। चप्पे चप्पे पर आपको शोलों का कब्जा नजर आएगा। तस्वीर अलास्का के प्रोवो की है, जहां जंगलों में आग ने डरावनी शक्ल अख्तियार कर ली है। 1 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब अलास्का के जंगलों में आग लगी, लेकिन इस बार लगी आग बहुत तेजी से फैली और पिछले 4 दिनों के अंदर 450 एकड़ जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है, लेकिन दमकल के लिए तेज हवाएं चुनौती बनी हुई हैं। तेज हवाओं के साथ आग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दमकल किसी एक इलाके में शोलों को ठंडा करती है, तब तक आग दूसरे इलाके के जंगलों को चपेट में ले लेती है। आग की वजह से अलास्का के कुछ इलाकों में तापमान और प्रदूषण बढ़ गया है, जिसने मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। कहीं हादसे हो रहे हैं तो कहीं कुदरत अपना कहर बरपा रही है। लाओस में किस तरह से कुदरत का कहर बरसात की शक्ल में टूट रहा है और ब्रिटेन तक किस तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग आसमानी आफत से। लाओस में बाढ़ के कहर की हर तस्वीर डराती है। लाओस में 3 दिन पहले बरसात होनी शुरू हुई और 72 घंटे में इतना पानी भरा कि लोगों की जिंदगी पर बनाई। इस गांव में कमर से ऊपर तक पानी भरा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि छोटे बांध भी इसके सामने ढह गए और खेतों को चीरता हुआ पानी बस्तियों में जा घुसा। लाओस एक बड़े मटमैले पानी के समंदर में तब्दील हो गया। लाओस का लुआस प्रबांग इलाका पूरी तरह फ्लैश फ्लड की जद में आ गया। ब्रिटेन का यॉर्कशायर भी फ्लैश फ्लड की चपेट में है। यॉर्कशायर 48 घंटों के अंदर ही इतनी बरसात हुई कि सड़कें मानो दरिया बन गई। कई जगह गाड़ियां पानी से जूझते हुए आगे बढ़ती नजर आई, तो कुछ गाड़ियां पानी के वेग में थम गईं। यॉर्कशायर के कुछ ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य भूमि से पूरी तरह कट चुका है और इन इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज को तैनात कर दिया गया है। लाओस और ब्रिटेन की तरह से किस तरह से हिंदुस्तान में भी लगातार बरसात ने बाढ़ की स्थिति जो है वो पैदा कर दी है। किस तरह से बाढ़ की भीषण तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, आप भी देखिए। अजमेर में बारिश ने तांडव मचा रखा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ियां और ठेले खिलौने की तरह बह रहे हैं। सड़क से लेकर घर तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। अजमेर में गुरुवार तड़के सुबह बारिश शुरू हुई और कुछ ही घंटों में यह हाल हो गया। गुजरात के वडोदरा में बारिश के बाद शहर में बाढ़ के हालात बन गए। वडोदरा में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वडोदरा के लिए महाराष्ट्र से एनडीआरएफ की टीम भी रवाना की गई है। लुधियाना में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। यहाँ तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। निचले इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर गया कि गाड़ी चलाना दूभर हो गया। श्रीनगर में भी बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि निकालने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा है। पानी भरने के बाद सड़क पर गाड़ियों की लाइन लग गई। जम्मू के राजौरी में भी तेज बरसात ने आफत भरी तस्वीरें पैदा की। राजौरी में बरसात के चलते नदियां उफान पर आ गई। नदियों के पानी का शोर दूर तक सुनाई दे रहा था। नदी का प्रचंड रूप देखकर नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी गई। और जोमेटो का विवाद आज दूसरे दिन भी छाया रहा। हालांकि विवाद ने दूसरी शक्ल अख्तियार कर ली थी। कल विवाद ये था कि डिलीवरी बॉय के धर्म को लेकर अगर किसी ने डिलीवरी लेने से इनकार किया तो जोमेटो ने कहा कि खाने का कोई धर्म नहीं होता। तो इस पर एक खास सोच रखने वाले तबके ने जोमेटो को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि क्यों वो अपने फूड टैग पर हलाल फूड लिखते हैं। दिन भर सोशल मीडिया पर जोमेटो को लेकर बहस जारी रही और इस बहस की वजह थी खाने के पैकेट पर हलाल लिखना। इस बहस का आगाज हुआ 2 दिनों से जोमेटो से जुड़ी गतिविधियों को लेकर। जोमेटो के कस्टमर ने गैर हिंदू से डिलीवरी न कराने की अपील की थी, जिसको जोमेटो ने नकार दिया। जिसके बाद कुछ ऐसी डिलीवरी भी सामने आई जो जोमेटो ने की थी और उन पर हलाल लिखा हुआ था। हलाल यानी इस्लाम के मुताबिक वो खाना जिसे कोई मुसलमान खा सकता है।
जोमेटो के फूड पैकेट्स पर हलाल को लेकर ही बहस शुरू हो गई। सवाल दागे गए। जब गैर हिंदुओं से डिलीवरी न कराने को लेकर जोमेटो को ऐतराज था, तो खाने पर किसी मजहब से जुड़ा टैग लगाने का क्या मतलब? जोमेटो ने जवाब में कहा था कि खाने का कोई धर्म नहीं होता, तो हलाल का टैग लगाकर जोमेटो धर्म विशेष के लिए खाना नहीं परोस रहा क्या? हालांकि सफाई में जोमेटो ने कहा कि ये टैग खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट की तरफ से लगाया जाता है, लेकिन इस सफाई के साथ ही #बॉयकॉट जोमेटो जैसे हैशटैग भी ट्रेंड होने लगे। और हलाल फूड सर्व किए जाने को लेकर चीन में भी एक अलग तरह का विवाद सामने आया, जहां पर चीन ने कह दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मीट सप्लाई करने की जो खास दुकानें होती हैं, अगर उन पर हलाल लिखना है तो उसे मैंडरीन यानी चीन की भाषा में लिखें, न कि अरबी भाषा। हलाल पर चीन का हंटर, अरबी भाषा कबूल नहीं, हटाए जाएंगे इस्लामिक प्रतीक। ये है चीन की सरकार का वो फरमान जिसके निशाने पर है मुसलमान। चीन की राजधानी बीजिंग में बनी सभी हलाल मीट शॉप के लिए फरमान जारी किया गया है कि इन दुकानों पर लगे बोर्ड अरबी नहीं बल्कि मैंडरीन भाषा में लिखे जाएंगे। दरअसल ये दुकानें खासतौर पर मुसलमानों के लिए खोली जाती हैं और यहाँ मुसलमानों के लिए हलाल का मीट बेचा जाता है। बीजिंग में ऐसी दुकानें चलाने वाले लोग भी ज्यादातर मुसलमान ही हैं। सरकार की दलील है कि इस फरमान का मकसद धर्म आधारित भेदभाव को कम करना है, लेकिन जानकारी से मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश करार दे रहे हैं। इससे पहले उग्योर में मुसलमानों की दाढ़ी रखने, बच्चों को मदरसे में भेजने और मुस्लिम महिलाओं के कपड़ों को लेकर भी पाबंदियां लगाई गई थी। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि चीन किस तरह की अपनी दोगली नीति अपनाता है मुस्लिम धर्म के खिलाफ, मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ। वक्त वक्त पर चीन को लेकर आड़े हाथों लिया जाता है इस दोगले रवैये को लेकर, लेकिन चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान किस तरह से इस चीन के रवैये को लेकर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, देखिए। कुछ इस तरह एलओसी पर पाकिस्तान को ललकारा जा रहा है। रविवार से पाकिस्तान ने एलओसी पर युद्ध विराम उल्लंघन का सिलसिला शुरू किया तो हिंदुस्तानी जवानों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान ने हिमाकत का आगाज किया था, जब मुंह तोड़ जवाब मिला तो पाकिस्तान की जड़ें हिल गई और फिर पाकिस्तान ने कूटनीतिक रास्ता अपनाया। इस हफ्ते में दूसरी बार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव आलूवालिया को तलब किया और बमबारी पर ऐतराज जताया। भारतीय जवानों के पलटवार से पाकिस्तान के अंदर इतना डर पसरा है कि उसने पीओके से 50 से ज्यादा चीन के नागरिकों को भी बाहर निकाला है। ये सभी सीपीईसी पर काम कर रहे हैं। कंगाली की कगार पर खड़ा हुआ पाकिस्तान रोटी के लिए भी मोहताज हो रहा है और यहाँ हालात ऐसे बदतर हो गए हैं कि पाकिस्तान की जनता के भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो प्रांतीय सरकारों से वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि रोटी सस्ती कर दो, लोग भूखे न मरें। रोटी की कीमत कम कर दो, ये दरखास्त की है पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने देश की प्रांतीय सरकारों से। इमरान खान ने सभी सरकारों को जो फरमान भेजा है उसके मुताबिक रोटी और नान की कीमतों में 30 से 40% कमी की जाए। जो रोटी पहले 10 से 12 रुपए की बिक रही थी उसे 7 से 8 रुपए तक लाने की कोशिश की जाए। रोटी के लिए तरसते पाकिस्तान का गुस्सा बेकाबू हो गया है। क्या समझते खान साहब की जो अब तक की परफॉर्मेंस है वो कैसी रही आपकी नज़र में? बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। लोगों का जीना हराम कर दिया, कुछ भी नहीं किया है। यार मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है। आखिर पाकिस्तान करे भी तो क्या करे? इमरान सरकार के राष्ट्रीय पोषण सर्वे में सामने आया है कि पाकिस्तान के 50% परिवारों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता। पाकिस्तान के 40.2% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं और 36% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके घर में आटा दाल चावल भी नहीं होता। इमरान ने बड़े बड़े दावे किए थे, नए पाकिस्तान का दम भरा था, लेकिन नया पाकिस्तान कुछ ऐसा बनाया जहां रोटी के भी लाले पड़ गए। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं तो हिंदुस्तान में राजधानी दिल्ली में चुनावी साल आते आते मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। पहले मुफ्त का पानी, फिर मुफ्त में मेट्रो में सफर और अब नया शगुफा है केजरीवाल सरकार का मुफ्त की बिजली। लेकिन जनता ये समझ जाए कि इस दुनिया में मुफ्त का तो कुछ भी नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं, उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इधर केजरीवाल ने ऐलान किया और उधर विपक्षियों के आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया। सवाल उठाए गए कि चुनावी साल आते ही क्यों पहले मुफ्त की मेट्रो दी गई, फिर मुफ्त का पानी और अब मुफ्त की बिजली दी जा रही है। क्या केजरीवाल मुफ्त के कार्ड के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? इतना ही नहीं, कुछ और सवाल भी केजरीवाल के फैसले को लेकर उठाए गए। सवाल ये कि आखिर केजरीवाल मुफ्त बिजली के लिए पैसा लाएंगे कहां से? बसों में सीसीटीवी और फ्री वाईफाई जैसे वादे पूरी तरह अमल में नहीं आए तो मुफ्त की बिजली का वादा कैसे पूरा किया जाएगा? तो क्या वाकई मुफ्त की बिजली का कनेक्शन वोट से है? और अगर ऐसा है तो दिल्ली की जनता समझेगी कि मुफ्त की चीज कई बार नुकसान भी दे जाती है। हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं हर साल मुंबई की लोकल में स्टंट करते हुए, लेकिन इस तरह के मामले कम होने का नाम नहीं लेते। कार्रवाई होती है, रेलवे पुलिस केस दर्ज करती है। एक और ताजा वीडियो सामने आया है, आपसे यही अपील, ऐसा ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। तेज रफ्तार से चलती लोकल ट्रेन और ट्रेन के दरवाजे पर स्टंट करता एक नौजवान। पहले ये नौजवान बार बार ट्रेन के बाहर जाकर हवा में लहराता और फिर अचानक ट्रेन के दरवाजे पर लगे डंडे पर लटक जाता। जब ट्रेन टनल से गुजरती तो ये बार बार सुरंग के पत्थरों को भी छूता। अगर इसका हाथ जरा भी झटकता तो ये नीचे जाकर गिर सकता था।
वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस ने स्टंट करने वाले और वीडियो बनाने वाले दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। रेल के साथ खतरनाक स्टंट का दूसरा वायरल वीडियो चीन से आया, जहां एक कपल चलती ट्रेन के बिल्कुल नजदीक आ गया, लेकिन ट्रेन गुजरने से ऐसा झटका लगा कि दोनों हवा में उड़ गए। खबरों के मुताबिक स्टंट करने वाले गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड घायल भी हुए। और अब आपको दिखाते हैं फरीदाबाद के पूदेराम की कहानी, जो वाकई में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सपना था हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने का और सपना पूरा हुआ रिटायरमेंट के दिन जाकर। ये हेलीकॉप्टर की नहीं बल्कि ख्वाबों की उड़ान, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने की उड़ान। हेलीकॉप्टर उतरा और उसमें से निकले कूदेराम, जो एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। गुरुवार को कूदेराम की नौकरी का आखिरी दिन था, यानी उनका रिटायरमेंट। परिवार ने उन्हें तोहफा देने की सोची। दरअसल कूदेराम का सपना था कि एक दिन वो हेलीकॉप्टर की सवारी करें, लेकिन पैसे की तंगी के चलते पूरी नौकरी में वो अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाए। रिटायरमेंट पर जब कूदेराम दफ्तर से लौटे तो उनके ख्वाबों का हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था, जिसमें बैठे कूदेराम ने जिंदगी का सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया। जिंदगी की जद्दोजहद में इंसान के ख्वाब कहीं दब जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कूदेराम खुशकिस्मत थे कि उनके दिल ने जो चाहा वो देर से ही सही पूरा तो हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरकार बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन सवाल ये उठा कि जिस तरह से निलंबन, फिर निष्कासन, फिर नहीं निष्कासन नहीं निलंबन का ये पूरा ड्रामा चला और जितना वक्त इस पूरी कार्रवाई में लगा, क्या वाकई में बीजेपी देर से दुरुस्त आ गई? आखिरकार दागी पर एक्शन। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में जो बीजेपी ने किया उसे कुछ इसी तरह बयां किया जा सकता है। दिन में यूपी के बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि सेंगर सिर्फ निलंबित है, लेकिन शाम होते होते पार्टी ने साफ कर दिया कि सेंगर को निष्कासित कर दिया गया है। इधर सेंगर को पार्टी निकाला मिला तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अधिकारी को तलब किया और साथ ही ताकीद दी 2 हफ्तों के अंदर सीबीआई इस मामले पर रिपोर्ट सौंपे। उन्नाव केस पर सियासी तनातनी के बीच एक बच्ची का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसने बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिए। ये सिर्फ एक बेटी का नहीं बल्कि देश की हर बेटी का सवाल है। जब किसी बेटी से नाइंसाफी होती है तो ये सिस्टम क्यों खामोश हो जाता है या फिर आंखें क्यों मूंद लेता है? और वक्त हो गया जुर्म की हर खबर से आपको खबरदार करने का। क्राइम का चुकट की जरूरत। यूपी के फतेहपुर में एक चेन स्नैचर को भीड़ ने पीट कर अधमरा कर दिया। दरअसल इस शख्स ने एक महिला की चेन खींचने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ ने इसे पकड़ लिया और फिर ये दन पिटाई कर दी। एमपी के बुरहानपुर में गांव वालों ने बच्चा चोरी के शक में एक युवक की बेरहम पिटाई कर दी। मारपीट के बाद जब पुलिस पहुंची तो खुलासा हुआ कि ये दोनों बच्चा चोर नहीं बल्कि गौ तस्कर हैं। दिल्ली मेट्रो में महिलाओं से छेड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2018 में मेट्रो में महिलाओं से छेड़खानी के 7 केस सामने आए और इस साल जुलाई तक ही 17 मामले सामने आ चुके हैं। आगरा के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों ने एक टीटी से ही कर दी मारपीट। टीटी ने मुसाफिरों से टिकट मांगे और इसी को लेकर टीटी की पिटाई कर दी। और आजम खान पर ईडी का शिकंजा कसराया तो उनके बेटे पर भी कार्रवाई शुरू हुई। तो किस तरह की हेकड़ी दिखा रहे हैं, सत्ता की हनक जो है वो दिखा रहे हैं, अपने समर्थकों को बुला रहे हैं। जरा देखिए आज किस तरह की तस्वीरें रही। कानून का सहयोग करने की बजाय ये क्या करते नजर आए। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर कानून का शिकंजा कसा तो समाजवादी पार्टी के समर्थक सड़क पर उतर आए और फिर पुलिस से भिड़े। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन पर कब्जे के आरोप झेल रहे समाजवादी पार्टी ने कहा आजम खान के समर्थन में रामपुर में हजारों एसपी कार्यकर्ता उतरे और पुलिस से इनकी तकरार हुई। दूसरी तरफ पुलिस ने एसपी विधायकों को रामपुर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया। पार्टी ने समर्थन का ऐलान किया और घर के बाहर तमाम सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद समर्थकों का हुजूम उमड़ा तो अब्दुल्ला आजम का जोश भी सातवें आसमान पर नजर आया। इस बीच उनकी पुलिस अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो साहब यह राजनीति, कानून तोड़ने का इल्जाम लगता है और जब कानूनी कार्रवाई की जाती है तो सियासी हनक और ताकत रास्ते में खड़ी मिलती है। क्या टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? विराट और रोहित के बीच में जो अनबन की खबरें हैं वो एक बार फिर से सुर्खियां बनी। क्यों? रोहित के ट्वीट की वजह से। रोहित का कोहली शास्त्री पर पलटवार। उप कप्तान ने पोस्ट के जरिए किया वार। रोहित ने अपने ही कप्तान और कोच पर इशारों ही इशारों में निशाना साधने की कोशिश की। रोहित ने एक पोस्ट के जरिए कोहली और शास्त्री पर पलटवार किया है और बताया है कि उनके लिए देश के आगे कुछ भी नहीं है। रोहित ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो ब्लू जर्सी पहनकर बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। रोहित ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है, मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए मैदान पर नहीं उतरता बल्कि मैं अपने देश के लिए मैदान पर उतरता हूँ। देखिए खेल के मैदान की हर बड़ी खबर स्पोर्ट्स का टुकड़ा। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले अमेरिका के मियामी में मस्ती करते नजर आए टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली। विराट अनुष्का की तस्वीर सोशल मीडिया में हुई वायरल। 3 अगस्त को फ्लोरिडा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एशेज टेस्ट से
टेस्ट में भी नाम और नंबर वाली जर्सी का प्रयोग शुरू। आईसीसी के नए नियम के मुताबिक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी नाम के साथ नंबर वाली जर्सी पहनकर इस मैच में खेल रहे हैं। अभी तक सिर्फ वनडे और टी20 में ही क्रिकेटर्स की जर्सी पर नंबर और नाम लिखा होता था। कनाडा में खेली जा रही ग्लोबल टी20 लीग के दौरान वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो भी अपनी सिंगिंग से धमाल मचा रहे हैं। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई कट टू कट अंदाज में। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल सुबह 9 बजे खबरों के इसी अंदाज के साथ फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए।